आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने झारखंड के एक छोटे से गांव से ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया। इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, ओलंपिक्स में हॉकी में देश को स्वर्ण पदक दिलाया और इतना सब पाने के बाद एक दिन सब कुछ छोड़कर कूद पड़ा अपने राज्य, अपनी मिट्टी के लोगों को सदियों से नहीं मिला उनका हक दिलाने की लड़ाई में। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय शर्मा और आज झारखंड आंदोलन पर इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं झारखंड आंदोलन को पहली और शायद आखिरी बार एक संगठित आंदोलन का रूप देने वाले जयपाल सिंह मुंडा की। जयपाल सिंह का जन्म उस समय के रांची जिले के खूंटी स्थित टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 को हुआ। उनके पिता का नाम आमरू पाहन था, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी इजाजत के बगैर कोई न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी। जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयपाल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की। 1910 में रांची स्थित सेंट पॉल हाई स्कूल आ गए और यहीं से शुरू हुई जयपाल के प्रतिभा के किस्से। जयपाल की अद्भुत मेधा और कड़ी लगन देखकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। जयपाल वहां भी अपनी तीक्ष्णता एवं लगन से सफलता के पायदान चढ़ते गए। वो खेलकूद और नेतृत्व के क्षेत्र में भी असाधारण थे। जयपाल की नेतृत्व क्षमता इंग्लैंड में उस समय हुए ऐसे ही एक वाक्य से पता चलती है। एक बार एक घोड़ा गाड़ी में कोचवान सहित कई आदमी सवार थे। किसी कारण से उस कोच का घोड़ा अचानक भड़क उठा और भागने लगा। कोचवान गिर पड़ा। बगैर कोचवान गाड़ी भागे जा रही थी। गाड़ी में बैठे सवारी डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे। आसपास के लोग भी भयभीत होकर भागने लगे। पूरे बाजार में भगदड़ मच चुकी थी। जयपाल सिंह उसी सड़क से गुजर रहे थे। बिना कोचवान के भागते गाड़ी और चिल्लाते सवारियों को देखकर वो खुद को रोक नहीं सके। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर घोड़े को पकड़कर काबू में किया और सवार व्यक्तियों की जान बचाई। हिंदी फिल्मी नायकों की जैसी ये सीन बाद के दिनों में जयपाल सिंह के झारखंड आंदोलन के नेतृत्व की जैसे एक झलक थी। ऑक्सफोर्ड में जयपाल ने हॉकी में भी अपनी पहचान बनाई। वहां के प्रतिष्ठित ब्लू टीम के सदस्य बने। 1928 में हॉलैंड में हुए ओलंपिक खेलों में जयपाल ने अपनी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम को विजेता बनाया। यह वही हॉकी टीम थी जिसमें ध्यानचंद सरीखे दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन कमाल जयपाल सिंह के हाथ में। इसी दौरान जयपाल सिंह आईसीएस यानी ब्रिटिश राज्य के प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी चयनित हुए, लेकिन कुछ मनमुटाव के कारण उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। ओलंपिक खेलों में शानदार जीत दिलाने के बाद जयपाल सिंह की शादी इंग्लैंड में ही तारा बैनर्जी से हुई। तारा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बैनर्जी की पोती थी। जयपाल को इंग्लैंड भेजकर पढ़ाई में मदद करने वाले ईसाई मिशनरी चाहते थे कि जयपाल पढ़ाई पूरी करने के बाद पादरी बने, लेकिन जयपाल का मन कहीं और था। वो पादरी नहीं बने। अफ्रीका के घाना पहुंचकर पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू किया। फिर भारत लौटे तो कलकत्ता के बर्मा शेल में नौकरी रास नाई तो रायपुर में राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य बने। यह वही कॉलेज था जहां देश के रियासतों के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार कॉलेज में जयपाल के ओज और तेजस्विता से प्रभावित होकर बीकानेर के राजा ने उन्हें अपने यहां मंत्री बनने का न्योता दिया, जिसे जयपाल सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि ये नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। जयपाल शायद इन नौकरियों के लिए बने ही नहीं। जयपाल सिंह का जीवन बीकानेर महाराज के यहां सभी सुख सुविधाओं से लैस ऐशो आराम से गुजर रहा था। लेकिन 1939 में जयपाल सिंह जब एक यात्रा पर रांची आए तो वापस जा न सके। रांची में आदिवासी महासभा के नेताओं ने उनसे आदिवासियों की लड़ाई को नेतृत्व प्रदान करने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
जयपाल को इस लड़ाई में कूद पड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने प्रेरित किया। पहला, 1937 में आंतरिक चुनावों के बाद बिहार में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। जी हां, उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहते थे। ये वही श्री कृष्ण बाबू थे जो बाद में आजाद भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। श्री कृष्ण सिंह के 1937 के मंत्रिमंडल में किसी झारखंडी को मंत्री नहीं बनाया गया। इस तिरस्कार से आदिवासियों में बहुत रोष था। जयपाल सिंह को भी जब यह बात बताई गई तो उनका जातीय एवं क्षेत्रीय स्वाभिमान जाग उठा। दूसरी घटना थी 25 अप्रैल 1939 को सिमको में पुलिस फायरिंग में 42 आदिवासियों की मौत। सिमको वर्तमान में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले का एक गांव है, लेकिन आजादी के पूर्व छोटा नागपुर राज्य का हिस्सा था। सिमको में 25 अप्रैल को निहत्थे ग्रामीणों द्वारा अपने नेता निर्मल मुंडा को बचाने में ब्रिटिश सरकार की राइफल से 42 आदिवासी शहीद हुए और करीब 300 घायल। अनाधिकारिक सूत्रों से करीब 100 लोगों के मारे जाने की बात बताई गई। यह आजादी पूर्व के भारत की दूसरी जालियांवाला बाग घटना थी। निर्मल मुंडा बाद में गिरफ्तार हुए और 7 साल की सजा काटी। बाद में 1972 में उसी सुंदरगढ़ के बिसरा विधानसभा से झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। इन दोनों घटनाओं से जयपाल सिंह का निश्चय और अडिग हो चुका था। वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे और झारखंड को उसका हक दिलाने की ठान चुके थे। जयपाल सिंह के कमान संभालते ही 1939 के जिला बोर्ड के चुनावों में आदिवासी महासभा को अप्रत्याशित सफलता मिली। सिंहभूम की 25 में से 22 और रांची की 25 में से 16 सीटें आदिवासी महासभा ने जीती। कांग्रेस के लिए यह तगड़ी हार थी। उसे एहसास हुआ कि झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं पे कांग्रेस खरा नहीं उतर पाई। हार के कारणों को जानने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह से मिले और सुझाव मांगे। जयपाल सिंह ने कुछ सुझाव दिए, जैसे एक आदिवासी मंत्री, संसदीय सचिव की नियुक्ति, आदिवासियों को प्रशासन एवं सेवाओं में स्थान देने, रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना, समिति एवं बोर्डों में आदिवासियों के मनोनयन जैसी कई सुझाव दिए। हालांकि यह गौरतलब है कि इस दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग नहीं की। अब ऐसा लग रहा था कि झारखंडियों की आवाज ज्यादा दिन तक अनसुनी नहीं रहने वाली। जयपाल आदिवासियों के मारांग गोमके यानी सर्वोच्च नेता के रूप में उभर चुके थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जयपाल के रास्ते में मुश्किलें बस आने ही वाली थी। जयपाल उन मुश्किलों से कितना लड़ पाए और कितना निराश हुए, ये जानेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।